नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारे खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की में आज बात करेंगे कांग्रेस की तैयारी की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली की 3 सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि कल रात कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया था। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार भी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यूपी की अमेठी सीट से वो मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दिलचस्प ये है कि एक तरफ बीजेपी में होड़ इस बात की है कि कैंडिडेट लिस्ट में नाम आ जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में उल्टा हाल है। दिग्गज कांग्रेसी नेता ये देख रहे हैं कि कहीं कैंडिडेट लिस्ट में तो उनका नाम ना आ जाए। मतलब ये कि कांग्रेस अपने दिग्गज चेहरों को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन बड़े चेहरे चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये हाल मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तक का होता तो समझा जा सकता था, लेकिन जिस कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहां भी कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में लिस्ट आने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होंगी, ये कहना मुश्किल लगने लगा है। अब देखिए, लिस्ट तो जारी होनी है और ऐसा बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इस बार दिग्गजों पर कांग्रेस दांव लगाना चाहती है, लेकिन यही दिग्गज अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और कांग्रेस की हालत आखिर क्यों हो रही है, इसे ही समझेंगे। मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल महाजन सीनियर जर्नलिस्ट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट और समीर चौगांवकर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, ये तो बड़ा अटपटा सा लगता है ना कि एक तरफ वो पार्टी है जो अपने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जिनके टिकट कटे वो भावी उम्मीदवारों के साथ खड़े होकर फोटो सेशन कर रहे हैं, और एक तरफ कांग्रेस है जो अभी तक टिकट वितरण फाइनल नहीं कर पाई और दिग्गज चुनाव लड़ने को तैयार तक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको संदर्भ के साथ समझेंगे तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। सांसद के तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चूंकि वो तो लगातार जीतते हैं, वो तो हारे ही नहीं है कोई चुनाव, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में क्या क्या बढ़िया हो सकता है उसका हिसाब किताब लेते हैं। प्रधानमंत्री हैं तो ज्यादा कुछ कर सकते हैं, वो ज्यादा कुछ कर रहे हैं। वो सांसद के तौर पर ये सब कुछ करते हैं। वो सांसद के तौर पर आदर्श ग्राम बनाते हैं। वो सांसद के तौर पर वाराणसी की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करते हैं। वो सांसद के तौर पर जब प्रधानमंत्री के तौर पर दिखते हैं तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को काशी के घाट पर काशी विश्वनाथ लेकर चले आते हैं। यानी अपने संसदीय क्षेत्र से उनका जुड़ाव निरंतर बना हुआ है। अब जब प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो दबाव बना हुआ है, तो जितने नेता हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं। यहां तक कि जो राज्यसभा के सांसद थे और जिनको मंत्री बनाया गया इस सरकार में, उनको कहा गया, और वो कब कहा गया, 5 साल पहले कहा गया कि भैया देखो, राज्यसभा सदस्य तुमको बना दिया गया है, लेकिन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुन लो। उन लोगों ने 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया और कहा गया कि हम इससे लड़ सकते हैं, वो उससे लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, अमेठी के चुनाव के साथ एक और जगह वायनाड राहुल गांधी चुन लेते हैं। सोनिया गांधी रायबरेली की जगह राजस्थान से राज्यसभा सांसद हो जाती हैं। अभी भी ये पता नहीं है कि जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें क्या नाम होगा। जब शीर्ष पर ही इस तरह की दुविधा भ्रम हो, तो जो दूसरे नेता हैं उनको आपने कहा ही नहीं, वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम ही नहीं कर रहे हैं, किसी को अपनी भूमिका पता ही नहीं है, और अब उनको लगता है कि ऐसे किसी संसदीय क्षेत्र में हम चले गए तो भैया हार के लौटेंगे, एक सर पे बदनामी और आएगी। तो मुझे लगता है ये दुविधा द्वंद जो शीर्ष पर है उसका परिणाम है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अच्छा, ये दुविधा द्वंद राहुल जी वहां तो समझ में आती है जहां आप कमजोर हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें, आप कमजोर नजर आते हैं, आपका संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आता है। लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस मजबूत है, हाल ही में विधानसभा के चुनाव जीती है कर्नाटक में, कॉन्फिडेंस कांग्रेस का वहां से हाई हुआ, उस तक स्टेट में अगर कैंडिडेट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उस स्टेट में अगर दिग्गज चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में होगी। देखिए, 2 तरह का मुझे लगता है कि विचार जो है कांग्रेस के भीतर नेताओं में चल रहा है। एक है कि विधानसभा के चुनावों में जहां पे वो मजबूत है वहां पे कोई दिक्कत कांग्रेस को शायद नहीं होगी, लेकिन जहां पर लोकसभा की बात आती है तो कांग्रेस के भीतर भी ये मंथन है, ये पता है कि किस तरह से ये चुनाव जो है वो बीजेपी का चुनाव दिखाई देता है। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें खड़ा होना होगा, तो ऐसे में वो बचना चाह रहे हैं कि किस तरह, क्योंकि ये लगभग तय है कि जो बहुत सारे उत्तर भारत के राज्य हैं, जो बहुत सारे
जैसे कर्नाटक के भी की भी बात हम करें तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होंगी जहां पर बीजेपी जो है वो एकदम स्वीप कर जाएगी। तो ऐसे में उनको भी पता है कि इस चुनावों में खड़े होने पर क्या जो है उसके नतीजे आएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं द्वंद चल रहा है। जहां केरल की बात होगी तो मुझे नहीं लगता केरल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी जो है कांग्रेस को, या फिर अगर तेलंगाना की बात करेंगे तब भी मुझे नहीं लगता तेलंगाना में भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा, या फिर कर्नाटक जैसे राज्यों में जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है और जहाँ पे लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो स्वीप करेंगे, वहाँ पर जो है दिक्कतें आपको दिखाई देंगी। अब देखिए, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल हम देख रहे थे। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर भी समीर जी माथापच्ची चल रही है। अब 3 बड़े नेता जिनके नाम से कांग्रेस मध्य प्रदेश में कम से कम जानी जाती है, कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय, ये तीनों ही चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। इन तीनों के नाम पर कांग्रेस दांव लगाना चाहती है, लेकिन ये पीछे हट रहे, अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, आप अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखोगे तो कांग्रेस के बड़े नेता, जो जिस राज्य के बड़े नेता है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। दिग्विजय सिंह ने 2019 का चुनाव भोपाल से चुनाव लड़ा था, हार गए थे। अब दिग्विजय सिंह मना कर रहे हैं। कमलनाथ चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। नकुलनाथ का तय नहीं है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या हो सकता है कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ ले। बड़े नेता वहां के जो मध्य प्रदेश के, यानी अभी गुंजाइश आपको लग रही है समीर जी कि नकुलनाथ आ सकते हैं बीजेपी बिल्कुल। और अभी देखिए, नकुलनाथ ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। अभी परसों ही उन्होंने ये कार्यकर्ताओं से कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि मुझे चुनाव कैसे लड़ना है। यह तय है कि सब जानते हैं, नकुलनाथ भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा, और छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत सकती है। आप राजस्थान में अगर देखोगे तो अशोक गहलोत चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। सचिन पायलट चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत के बेटे जो वैभव गहलोत, जो 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर से चुनाव लड़े थे, वह फिर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के बड़े नेता चुनाव लड़ने की तैयार नहीं है। और मैं तो ऐसे कई नेताओं को जानता हूं जो ये बात कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, चुनाव से बचने के लिए। पार्टी उनका टिकट का घोषणा न कर दे, इससे कोई ना कोई स्वास्थ्य कारण लेके सब 10 से 15 दिन अस्पताल में भर्ती होने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा नेताओं को यह कहना है, लेकिन समीर जी मैं आपको बीच में टोकूंगा, टिकट विकट मिल जाता है तो नेता तो एकदम ऊर्जा से भर जाता है। आप कह रहे हैं लोग टिकट न मिले इसके लिए अस्पताल चले जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर नेता चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नेताओं का यह कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो टिकट के साथ पार्टी को 15 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हम अपना पैसा हारने के लिए लगा नहीं सकते। हमें मालूम है निश्चित रूप से हारेंगे, तो पार्टी 15 करोड़ रुपया और टिकट दे तो हम चुनाव लड़ देंगे। पार्टी के पैसे पर लड़ देंगे, हम अपने पैसे पर नहीं लड़ सकते। तो स्थिति यह है कि आज कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल तैयार नहीं है। टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जब 2014 में अपने ऐतिहासिक हार जब उनकी हुई थी, 42 सीटें उनके पास आई थी, उसके बाद से 5 साल में आप देखिए 2019 तक कांग्रेस ने क्या सीखा। तब भी क्या कांग्रेस संगठन की ओर ध्यान दिया, उम्मीदवारों की ओर ध्यान दिया। 2019 में फिर बुरी तरीके से कांग्रेस हारी, विपक्ष में नेता बनने लायक पद नहीं मिले। और आज 5 साल बाद राहुल गांधी ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कहने की कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। प्रियंका गांधी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही है कि मेरी मां ने जो रायबरेली की सीट खाली की है वहां से मैं चुनाव लड़ने वाली हूं। तो परिवार के जो मुखिया है, जो बड़े नेता है, वह चुनाव लड़ने की तैयार नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी रणदीप सुरजेवाला जो चुनाव लड़वाने सारे राज्यों में जाते हैं, हरियाणा में वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जयराम रमेश राज्यसभा में जा रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा के साथ है। तो कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास जिस सीटों पर लड़ना चाह रही है वहां उतने उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस को पहले अपने उम्मीदवार तय करना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 10 साल काम किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर चुकी है। कांग्रेस 40 सीटों पर नाम घोषित करने की कोशिश कर रही है। और ये देखना 40 में से जिनके नाम आएंगे, आधे से ज्यादा ये कह देंगे कि हमारे स्वास्थ्य की समस्या है, हम पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते। अब देखिए, इन बाकी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए तो चलिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिस तरीके से हर्षवर्धन जी, इन दोनों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अपने क्षेत्र में बेशक गए हों या ना गए हों, अमेठी हारने के बाद मुश्किल से 3-4 बार का दौरा राहुल गांधी ने अमेठी का किया है। रायबरेली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इन दोनों पर क्या आपको लगता है गांधी परिवार कोई चुनौती देने की हालत में है, या उतरेगा चुनावी मैदान में ताकि कैंडिडेट्स को कम से कम कोई चुनौती तो हो भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, उतरना चाहिए। हम ये कहेंगे कि राजनीति समझने के लिहाज से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को लड़ना चाहिए, और स्मृति ईरानी के सामने ही राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी जो एक बात कह रही, वो कह रही भाई अगर
आपको साहस है, आपको हिम्मत है, आपको अमेठी की जनता पर भरोसा है, तो वायनाड छोड़कर सिर्फ अमेठी से आइए। अब ये एक चुनौती है, अगर इसको स्वीकार करेंगे। और एक चीज आप देखें अगर ध्यान से, राहुल गांधी कभी किसी चुनौती को स्वीकार नहीं करते रहे, वो रास्ता बचाते रहे। जो शर्मिष्ठा मुखर्जी जी की किताब है, जो प्रणब मुखर्जी की पुस्तक रही, उन सब में बड़ा साफ है कि वो कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। मंत्री बनना चाहते थे, बनाना चाहते थे, लोग नहीं बने। चलो, लोग कहते हैं कि वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए आए हैं, उस तरफ भी शायद उनका साहस नहीं हुआ, शायद उनकी हिम्मत नहीं हुई। और अभी भी आप ध्यान से देखें, किसी भी कैंपेन को कॉन्टिन्यूअसली चलाने की स्थिति में नहीं होते। और शायद यही वजह, मुझे तो मतलब सचमुच मैंने इसीलिए कहा, समीर जी जो बता रहे हैं कि ढेर सारे कांग्रेस के नेता वो अस्पताल जाने को तैयार हो गए, कह रहे हैं भैया हम टिकट नहीं लेंगे। ये उनके मन के भीतर जो डर बैठ गया, और शायद उसकी एक वजह ये है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में कतार लगी हुई है कि भैया हमको भी शामिल करा लो, टिकट दो या ना दो। दूसरी तरफ है कि अच्छा टिकट मिल भी रहा है तो छोड़ो, अब कांग्रेस से हम नमस्ते कर लेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, वो सब छोड़ने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के भीतर बहुत गहरे, एक जिसको कहते हैं ना, डर बैठा हुआ है कि जीत तो कतई नहीं है, हार कितनी बड़ी होगी वो उनको डरा रही है। और शायद ये वजह है कि राहुल और प्रियंका भी, वरना प्रियंका गांधी कम से कम यूपी में तो एक बार जिसको कहते हैं ना जम के बैठना चाहिए था, कहती कि नहीं हम बैठ जा रहे हैं। राहुल गांधी ही जम के बैठते। और अभी भी क्या, जब ये घोषित हो जाएंगे तो उसके बाद क्या ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उस तरह से मजबूती से लड़ने के लिहाज से जाएंगे या सिर्फ प्रतीक भरी होगा, ये भी देश की जनता देखेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हालात बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये सवाल उठने लगे हैं और अभी तक तो लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है राहुल जी। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आऊंगी, जिन स्टेट्स में आप मजबूत हैं, जहां पर आपका कैडर है, आप राजस्थान का अगर एग्जांपल लेंगे, आप विधानसभा चुनाव बेशक हार गए, लेकिन आपके पास अशोक गहलोत जैसे मजबूत नेता हैं, सचिन पायलट जैसे मजबूत नेता हैं, ये नेता भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। तो क्या अपने प्रभाव पर इन नेताओं को यकीन नहीं रहा, या साथ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लग रहा है, इस बात पर उन्हें यकीन नहीं रहा? देखिए, ये तो बात जो पहली लिस्ट है वो कांग्रेस की आएगी, तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ये बातें तो सामने आई हैं कि भूपेश बघेल जो हैं वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे, केसी वेणुगोपाल का भी सामने आया, शशि थरूर जो है तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। तो काफ़ी सारे, जैसे अब अगर हम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज दिल्ली की भी देख लें तो अलका लांबा का नाम चल रहा है, या संदीप दीक्षित का नाम चल रहा है चांदनी चौक की तरफ से, या फिर जो अरविंद सिंह लवली हैं उनका नाम जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत सारे नेता जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनके बारे में ये बात आ रही है कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं। अब इसका कारण जब हम एनालाइज करते हैं तो ये कारण एक ऑब्वियस सामने आता है कि बीजेपी की एक लहर जैसी दिखाई देती है देश में, तो शायद ये नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान में भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि राजस्थान में, क्योंकि काडर है कांग्रेस का और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसा भी नहीं दिखाई देगा कि आपको राजस्थान में बिल्कुल ही कोई लोग नहीं मिल रहे हैं और आपको ज़बरदस्ती खड़े करने पड़ रहे हैं। आप अगर पिछला विधानसभा चुनाव भी देखें तो कांग्रेस ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कांग्रेस ने वो चुनाव लड़ा ही नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान में अच्छे से चुनाव लड़ा। अब जीत और हार अलग अलग पार्टियों की अलग अलग कारणों से होती है। बीजेपी राजस्थान में जीती क्योंकि जो गहलोत सरकार थी उसकी योजनाएं जो हैं वो शायद लोगों तक नहीं, इंटीरियर में नहीं पहुंच पाई या धरातल पे नहीं पहुंच पाई, जिसके ऊपर काफ़ी आरोप लगे कि ये योजनाएं तो शुरू की गई लेकिन उसका रिजल्ट क्या लोगों तक पहुंचा, इस तरह की बातें हुई जिसके कारण इस तरह के रिजल्ट आए। लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ही चुनाव नहीं लड़ पाएगी, इस पर ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, एक तरफ उत्तर प्रदेश में या बाकी तमाम स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल जी, उनका तो किस सीट से चुनाव लड़ा जाना है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये लगभग तय है। उत्तर प्रदेश की लिस्ट आप देखिए, पहले ही पता था वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ेंगी, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। अभी बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट गुलबर्गा पर अगर अभी सस्पेंस बना हुआ है तो ये तो एक नैरेटिव गलत पार्टी की तरफ से जाएगा ना। नहीं, मुझे भी लगता है कि कांग्रेस को जल्दी सीटों का बंटवारा करना चाहिए था, लेकिन किस पार्टी की क्या रणनीति रहती है ये देखने वाली बात है। क्या वो पहले देख लेना चाहते हैं कि बीजेपी कहाँ कहाँ अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रहे हैं और उसके खिलाफ वो कैसे कैंडिडेट खड़ा करें। जहाँ तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात आई है तो क्या वायनाड से तो बात हो रही है कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगे, क्या अमेठी से लड़ेंगे। बीच में उत्तर प्रदेश के नेताओं की तरफ से जो कांग्रेस के हैं ये बात भी आई थी कि शायद वो अमेठी से चुनाव लड़ें, और साथ में प्रियंका के लिए भी रायबरेली की बात आई थी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि अगर जैसा हर्षवर्धन ने भी अभी कहा कि अच्छा होगा अगर वो चुनाव लड़ें, तो मुझे भी लगता है कि अगर कांग्रेस के ये दोनों नेता जो हैं वो उत्तर प्रदेश में
अमेठी और रायबरेली से लड़ते हैं, तो ये काडर के लिए अच्छा होगा। जीत और हार क्या होगी ये बाद की बात है, लेकिन काडर वहां पे जिस तरह से डिमोरलाइज्ड है कांग्रेस का ग्राफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार गिरा है, उसके कारण कांग्रेस को अगर अपने आप को रिवाइव करना है तो उसके बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, और कैसे अब कांग्रेस की इस कैंडिडेट को घोषित ना कर पाने को लेकर अब कैसे इंडिया अलायंस से भी बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और कैसे कैसे ऑफर गांधी फैमिली को मिल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है जहां फारूक अब्दुल्ला ने गांधी फैमिली को ऑफर दिया है। गांधी परिवार के लिए अनंतनाग सीट छोड़ सकते हैं फारूक। वो ये कह रहे हैं कि हम एक सीट छोड़ सकते हैं, अनंतनाग उनका गढ़ है और इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी जहां पर भी, जिस जगह पर भी गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है, वहां पर सेफ सीट को सबसे ज्यादा तलाशा जा रहा है। ऐसी सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है जिस पर जीतना लगभग तय माना जा सकता है और इसीलिए देखिए एक और ऑफर उन्हें जम्मू कश्मीर से मिल गया है। अब अलायंस कैंप, इंडिया अलायंस कैंप से ऑफर मिला है कि गांधी फैमिली का कोई भी परिवार का सदस्य अगर अनंतनाग से चुनाव लड़ना चाहता है तो फारूक अब्दुल्ला अनंतनाग की सीट को छोड़ सकते हैं। ये ऑफर दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। समीर जी, देखिए क्या स्थिति आ गई है कांग्रेस के बड़े नेताओं की कि जो एक समय देश के किसी भी लोकसभा सीट से लड़ने की ताकत रखते थे, पार्टी का संगठन मजबूत था, वो रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश की बड़ी सीटें छोड़कर, दिल्ली की बड़ी सीटें छोड़ के उन्हें वायनाड जाना पड़ता है। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को कहा गया है कि दमन दीव से चुनाव लड़ दो, वहां से प्रदेश, वहां के जो अध्यक्ष कहते हैं कि आप यहाँ से लड़ लीजिए। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अनंतनाग आ जाइए। दक्षिण के नेता कहते हैं कि दिंडीगल की सीट हम खाली कर देते हैं, दिंडीगल से आप राहुल गांधी को चुनाव लड़वा दो या प्रियंका गांधी को लड़वा दो। मतलब देश की 543 सीटों में से 4 या 5 सीटें ऐसी आइडेंटिफाई की जा रही है कि जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटों और जहां पर मुसलमानों के वोट के दम पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चुनाव जीत सके। और जिन राज्यों में बुलाया जा रहा है जहां कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और वहां अपने सहयोगी दलों की दम पर, उनके वैसाखी के दम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता चुनाव जीतना चाहते हैं। अनंतनाग जाएंगे तो उन्हें पता है कि वहां पर फारूक अब्दुल्ला की मदद पड़ेगी। उन्हें पता है कि वायनाड जाएंगे तो उन्हें वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस की यह स्थिति क्यों होगी कि कांग्रेस संगठन देख नहीं पा रही थी और मुझे लग रहा है कि 10 साल बाद लगातार हार के बाद भी कांग्रेस के अंदर यह स्थिति नहीं थी कि आप चुनाव के 6 महीने उम्मीदवार पहले घोषित कर दो। कांग्रेस 2019 में बुरी तरह हारी। क्या तकलीफ थी कांग्रेस को कि अपनी स्थिति इतनी कमजोर और प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत सामने देखने के बाद कांग्रेस को तो 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देने चाहिए थी। खोने के लिए कांग्रेस के पास क्या था? मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें घोषित कर देती कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारने के बाद। राजस्थान में जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए उसके 10 दिन बाद कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर सकती थी। आज जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का गठबंधन मजबूत है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसी भी बड़े राज्य में जहां उसका संगठन मजबूत है प्रदेश के स्तर पर, वहां पर उम्मीदवार घोषित करना तो दूर, वहां के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में चले जाते हैं। अशोक चव्हाण जैसे नांदेड़ के बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भारतीय जनता छोड़कर चले जाते हैं। मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। गुजरात के अंदर देखिए 4 दिन से 4 विधायक लगातार जा रहे हैं, आपके कार्यकारी अध्यक्ष छोड़कर चले गए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ अपने उम्मीदवारों को नहीं ढूंढ पा रही है, जो उनके पास स्थानीय नेता है, विधायक है, पूर्व सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें भी नहीं बचा पा रही है। ये बताता है कि पार्टी के अंदर कितनी घोर निराशा है और ये पार्टी के नेता मान चुके हैं कि इस चुनाव में तो हमारे लिए कोई उम्मीद ही नहीं है जीतने की। ऐसी स्थिति में क्या कोई उम्मीदवार कांग्रेस से चुनाव लड़ने को तैयार होगा? जब कांग्रेस के नेता, उनके सेनापति खुद अपनी सीटों पर लड़ने को लेकर तैयार नहीं है, वो कंफर्म नहीं है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी अमेठी से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यह तय नहीं है। जब सेनापति इतना डरा हुआ हो और सेनापति निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो तो सैनिक तो मैदान छोड़कर भागेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के लिए आज भी मैं बता रहा हूं 543 सीटें तो छोड़िए, कांग्रेस जिन राज्यों में मजबूत है वहां भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी से तो चलिए कंपैरिजन नहीं कर रहे। जो उनके साथ इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं वो तक ज्यादा स्फूर्ति में नजर आ रहे हैं, वो तक ज्यादा पावर में नजर आ रहे हैं, या वो उनमें एनर्जी ज्यादा नजर आती है। दिल्ली का एग्जांपल अगर हम हर्षवर्धन जी ले लें, केजरीवाल उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, दिल्ली की 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब जो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है उससे कौन चुनाव लड़ेगा इसकी सिर्फ अभी चर्चा की जा रही है, मुहर अभी किसी पर भी नहीं लगी है। देखिए दरअसल ये और ज्यादा गंभीर चिंता दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने, उनकी आम आदमी पार्टी ने समझौता हुआ, सीटें उनके जिम्मे आई, तुरंत उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया।
कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं ठीक है, आज वो प्रत्याशी कुछ घोषित कर देंगे, कुछ लोग चुनाव मैदान में लड़ने चले जाएंगे, लेकिन जिस तैयारी की बात की जाती है, जो कहा जाता है कोई पार्टी, और लोकसभा चुनाव है, आप सोचिए अब तो किसी भी दिन हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि सोमवार मंगलवार को या अगले हफ्ते में किसी भी दिन चुनाव आयोग की 12-1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कहेंगे कि वो चुनाव की तारीखें तय हो गई। अब उसके समय में अगर वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टियां, और आपको ध्यान में होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जब समझौता होना था, समझौते से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें एक के बाद एक 2 सूची जारी कर दी, तब जाकर कांग्रेस पर दबाव बना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम समझौता करने जा रहे हैं। उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव ने कहा कि ये 17 सीटें हैं, आप ये लड़िए। अब उसमें कहा जाता है कई उनकी अनचाही सीटें भी दी। इसका मतलब ये है कि होमवर्क नहीं है, तैयारी नहीं है, आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है चलो ठीक है यार, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो आएंगे तो नरेंद्र मोदी के जो विरोधी लोग हैं वो हमको वोट दे देंगे। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए इस तरह से राजनीति करने का दौर चला गया, और मैं फिर से कह रहा हूं ये उस तरफ ले जाता है जहां नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 370 प्लस और एनडीए 400 प्लस कहा था, अब तो कतार जैसी लगी है, और उसके साथ राहुल गांधी जी की जितनी बढ़िया तैयारी है उसमें तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी उस तरफ जाती दिख रही है।